हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्ट्री एक्टिव। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंट्राकोरनल एंड एक्स्ट्राकोरनल ब्लीचिंग। पिछली वीडियो हमने पढ़ी थी ब्लीचिंग की टेक्निक्स। तो हमने जो इंट्राकोरनल और एक्स्ट्राकोरनल ब्लीचिंग पढ़ी थी उनके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो आज हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोएब्रेजन और टेट्रासाइक्लिन स्टेन की मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंट्राकोरनल ब्लीचिंग। इंट्राकोरनल ब्लीचिंग हम पता है कि हमने टूथ को ओपन किया और वहाँ पहले ब्लीचिंग एजेंट्स को ऐड किया, फिर ब्लीचिंग एजेंट्स अपने एक्शन परफॉर्म करके ब्लीचिंग कर दी। दैट इज इंट्राकोरनल ब्लीचिंग। उसमें पहला है एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन। एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन कैसे होगा? हमने जब इंट्राकोरनल ब्लीचिंग की थी तो उसमें हमने क्या किया था, सर्वाइकल एरिया में इंट्राकोरनल बैरियर्स प्लेस किए थे। इंट्राकोरनल बैरियर्स क्या थे? सीमेंट थे, ठीक है, GIC, RMGIC। तो हमने क्यों ऐड किए थे कि वो इंट्राकोरनली जो हमारा सर्वाइकल एरिया है ना, वहाँ पे बैरियर का काम कर रहे हैं। किस तरह की? वहाँ पे जो हमारे डेंटाइनल टिब्यूल्स हैं, यहाँ पे जो डेंटल टिब्यूल्स है, अगर हम यहाँ पे इंट्राकोरनल बैरियर्स प्लेस नहीं करेंगे ना, तो ब्लीचिंग एजेंट क्या करेंगे, यहाँ से ना डिफ्यूज़ कर देंगे। इस यहाँ पे जो डेंटिन है ना, डेंटिन एरिया है डेंटल टिब्यूल में, वहाँ डिफ्यूज़ करके पेरिडोन्सियम में पहुँच जाएंगे और पेरिडोन्सियम और सीमेंटम में निक्रोसिस क्रिएट होगी। वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा और रिजॉर्प्टिव चेंजेस क्रिएट होंगे। जैसे जैसे रिजॉर्प्टिव चेंज करेंगे फर्दर फिर रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा रूट का। ये तो होगा पहला एडवर्स इफेक्ट। सेकंड है केमिकल बॉन्ड। सुपर ऑक्सोल इज हाईली कॉस्टिक इन नेचर, इज कॉज रिजल्ट इन बर्न। 30% H2O2 को सुपर ऑक्सोल कह रहे हैं हम, ठीक है। थर्ड है इनिबिशन ऑफ रेजिन पॉलीमराइजेशन। अब होगा कि जैसे हमने ब्लीचिंग एजेंट H2O2 ऐड किया था ना, तो होगा क्या, उसके रेजिडुअल ऑक्सीजन बच जाता है उसको H2O2 की वजह से। तो होगा क्या, जो हमने जैसे हम फर्दर परमानेंट रिस्ट्रेशन करेंगे ना ब्लीचिंग होने के बाद प्रॉपर, तो कंपोजिट की ना पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करता है रेजिडुअल ऑक्सीजन। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करते हैं। और बेहतर ये है कि हम जब परमानेंट रिस्ट्रेशन करें उससे पहले H2O2 को, ब्लीचिंग एजेंट्स को कम्प्लीटली क्लीन कर दें उस जगह से। और दूसरा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेजिडुअल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द टूथ इनसाइड टूथ स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं यहाँ पे सोडियम एस्कॉर्बेट यूज़ करते हैं, जिसमें 10% सोडियम और 90% एस्कॉर्बिक एसिड। दैट इज द बफर्ड फॉर्म ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंट्राकोरनल एक्स्ट्राकोरनल ब्लीचिंग, ठीक है। इसमें टूथ सेंसिटिविटी कॉमन साइड इफेक्ट ड्यू टू परमेशन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। होगा कि जैसे टूथ में फ्रैक्चर लाइंस है या टूथ में कोई परमेबिलिटी किसी कारण से उसमें फ्रैक्चर्स हैं, तो किस तरह भी फ्रैक्चर लाइंस है स्मॉल, ये मतलब परमेबिलिटी कैसे भी टूथ में परमेबल हो गया ब्लीचिंग एजेंट के लिए। तो मान लें कि टूथ में कैसे भी ब्लीचिंग एजेंट की एंट्री हो गया, हमने टॉपिकली अप्लाइड किया, तो कई बार ब्लीचिंग एजेंट वहाँ पे क्रिएशंस है वहाँ से एंटर कर गया, डेंटिन तक पहुँच गया, ब्लीचिंग एजेंट डिफ्यूज़ कर गया, तो क्या होगा, पल्पल पल्पल हाइपरमिया, पल्पल प्रेशर इंक्रीज करेगा और क्या करेगा, जिसकी वजह से फिर टूथ सेंसिटिविटी क्रिएट होगी। और टूथ सेंसिटिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है कि वही कंसनट्रेशन जो पेरोक्साइड की जो हम ब्लीचिंग एजेंट की कंसनट्रेशन कर रहे हैं ना, उसके प्रोपोर्शनल चलेगी टूथ सेंसिटिविटी। अब इसमें मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं, फ्लोराइड माउथ रिंस यूज़ कर सकते हैं और ACP CPP यूज़ कर सकते हैं, दैट इज अमरफोस कैल्शियम फॉस्फेट इन कैसिन फॉस्फोपेप्टाइड। इट इज यूज फॉर डिमिनरलाइजेशन ऑफ एनेमल सरफेस। नेक्स्ट जो एडवर्स फैक्टर वो एनेमल डैमेज। अब ब्लीचिंग एजेंट क्या कर सकते हैं, पोरोसिटी क्रिएट कर सकते हैं इनेमल में, इनेमल हार्डनेस को कम कर सकते हैं। थर्ड है जिंजाइवल इरिटेशन। जिंजाइवल सॉफ्ट टिश्यू है। अब ब्लीचिंग एजेंट इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब इरिटेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर वाटर इरिगेशन कर सकते हैं और दूसरा हम टॉपिकली एनेस्थेटिक जेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मर्करी रिलीज फॉर्म अमलगम रिस्टोरेशन। अब कोई एक्सटेंसिवली अमलगम रिस्टोरेटेड टिथ है, उसमें हम ब्लीचिंग करेंगे, वहाँ से अमलगम रिलीज होगा, मरकरी रिलीज होगा वहाँ से। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है और मरकरी एक प्रकार से टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सट्राकोरनल ब्लीचिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन स्टेन मैनेजमेंट की। टेट्रासाइक्लिन सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल डिस्कलरेशन है। हम इसमें क्या करेंगे, 30% H2O2 यूज़ करेंगे हीट सोर्स के साथ। हीट सोर्स क्या करेगा, H2O2 को एक्टिवेट कर देगा, ब्लीचिंग एजेंट अपनी एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरा मेथड हम कैसे कर सकते हैं, जो हमने पहले जो इंटरकोरनल ब्लीचिंग करी थी, हम क्या करेंगे, टूथ के पल्प को निकाल देंगे कम्प्लीटली और फिर फर्दर वो इंटरकोरनल ब्लीचिंग टाइप प्रोसीजर्स कर देंगे और फिर टेट्रासाइक्लिन स्टेन को मैनेज करेंगे। तीसरा ऐसा हो सकता है कि हम नॉन वाइटलाइज यानी पल्प, नॉर्मल पल्प को क्यों ही छेड़ें, ठीक है। हम उसमें
क्या कर सकते हैं, सुपरफिशियल क्राउन मतलब वीनियर क्राउन दे सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। और डिग्री ऑफ स्टेनिंग डिपेंड ऑन द स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट एट टाइम व्हेन मेडिकेशन हैज बिगन, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ क्राउन डेवलप लेस सीवियर द स्टेन। जो सीवियरिटी है ना, डिग्री ऑफ स्टेनिंग है, जो डिपेंड करेगी टूथ डेवलपमेंट किस स्टेज में, जब हमने जैसे हमने मेडिकेशन स्टार्ट करी उस टाइम टूथ डेवलपमेंट किस स्टेज में, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई जितनी ज़्यादा टूथ की अमाउंट डेवलप हो जाएगी उतना ही कम स्टेन रहेगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसी में इसके जॉर्डन और बॉस्कमोर ने 1984 में दिए थे। फर्स्ट डिग्री क्या है, लाइट येलो टू लाइट ग्रे स्टेन विदाउट बेंडिंग। फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री लाइट येलो टू लाइट ग्रे, बैंड कोई नज़र नहीं दिख रहे, स्टेन के बैंड्स नज़र नहीं दिख रहे। नेक्स्ट में एक्सटेंसिव है, येलो टू ग्रे, ठीक है, जो लाइट येलो टू लाइट ग्रे था ना वो अब यहाँ पे एक्सटेंसिव लाइट टू ग्रे, एक्सटेंसिव येलो टू ग्रे है विदाउट बेंडिंग। लेकिन थर्ड में क्या, सीवियर स्टेनिंग है, डार्क ग्रे है, ब्लू डिस्कलरेशन विद बेंडिंग्स, बेंड फॉर्मेशन भी दिखेगी स्टेन की, ठीक है, डार्क ग्रे और ब्लू, सीवियर स्टेनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो एब्रेजन। माइक्रो एब्रेजन इज प्रोसीजर यूज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ फ्लोरोटिक टिथ। अब कोई फ्लोरोटिक टिथ है, फ्लोरोसिस है उस पर, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके एस्थेटिकली अपीयरेंस को, इन 1960 मैकिन्स यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ, मैकिन्स ने क्या किया, एक मैकिन्स था जिसने क्या किया, एक मिक्सचर को यूज़ किया, 5 पार्ट ऑफ 36% HCl, 5 पार्ट ऑफ 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड, 1 पार्ट ऑफ 0.2% ईथर। ये क्वेश्चन आता है मैकिन सॉल्यूशन का, ये मैकिन सॉल्यूशन है पूरा जो मैकिन्स ने मिक्सचर यूज़ किया था। क्रोल एंड कलीग्स डिस्क्राइब टेक्निक यूजिंग प्रेमा एब्रेसिव पेस्ट कंटेनिंग, इस टेक्निक को यूज़ किया था प्रेमा टेक्निक। इसमें क्या एब्रेसिव पेस्ट है कंटेनिंग HCl, सिलिकॉन जेल, सिलिकॉन कार्बाइड एंड सिलिका जेल। कंपाउंड पॉलिश्ड ऑन सरफेस ऑफ टीथ यूजिंग 10:1 गियर रिडक्शन कॉन्ट्रेंगल ऑन अ स्टैंडर्ड स्लो हैंड पीस। इसमें यही है कि जो एब्रेसिव पेस्ट है ना, इसके कुछ ये कंपोजिशन है, इन्होंने क्या किया, इन कंपाउंड से टूथ सरफेस को पॉलिश किया और जो हमारा सरफेस था उसको रिड्यूस किया स्लो हैंड पीस से, मतलब कि जिससे जो फ्लोरोसिस अपीयरेंस है ना वो रिड्यूस हो। अब माइक्रो एब्रेजन हम किस केस में यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन सुपरफिशियल इनेबल स्टेन, सुपरफिशियल हाइपोब्लास्टिक इनेबल, वाइट पैचेस, वाइट स्पॉट, इनेबल फ्लोरोसिस, मल्टी कलर स्टेन, इरेगुलर सरफेस टेक्सचर। कॉन्ट्रा इंडिकेट केस में एज रिलेटेड स्टेनिंग में यूज़ नहीं कर सकते, डीप इनेबल स्टेन में यूज़ नहीं कर सकते, डीप इनेबल हाइपोप्लास्टिक लीजन में यूज़ नहीं कर सकते, टेट्रासाइक्लिक स्टेनिंग में यूज़ नहीं कर सकते, अमीनोजेनेसिक इम्परफेक्टा, डेंटिनजेनेसिक इम्परफेक्टा इनमें भी यूज़ नहीं कर सकते। ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स है। टेक्निक क्या है, वाइटल ब्लीचिंग। वाइटल ब्लीचिंग है क्योंकि टूथ वाइटल है, फ्रेशली प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ ईथर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O2 प्रिपेयर इन क्लीन डेपन डिश यूज फॉर ब्लीचिंग। हमने ये मिक्स जो मैकिन सॉल्यूशन ने मिक्सचर किया, प्रिपेयर किया सॉल्यूशन, इससे क्या पॉलिश टूथ विद प्रोपाइलेटिक पेस्ट, प्रोटेक्ट जिंजाइमा विद पेट्रोलियम जेली, आइसोलेट टूथ बाय रबर डैप। ये सारे स्टेप्स हमने पहले भी पढ़े थे। सबसे पहले तो हमें टूथ को आइसोलेट करना है, जिंजाइमा को पेट्रोलियम जेली से प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद अप्लाई ब्लीचिंग मिक्सचर ऑन टूथ सरफेस, ऑन कंप्लीशन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ऑन कंप्लीशन हमने जैसे प्रोसीजर को कंप्लीट किया तो हम जो हमने सॉल्यूशन था प्रिपेयर किया था उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से। नेक्स्ट ब्लीच सरफेस पॉलिश्ड विद ग्रेडेड एब्रेसिव डिस्क एंड प्रोफाइलेटिक पेस्ट। प्रोसीजर रिपीट 2 to 3 टाइम्स फॉर डिजायर शेड। हमने एक प्रोसीजर कंप्लीट किया, ब्लीच सरफेस को पॉलिश कर देंगे विद ग्रेडेड एब्रेसिव डिस्क एंड प्रोफाइलेटिक पेस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट एक आता है मॉडिफाइड मैकिन सॉल्यूशन के। हमने जो 36% HCl यूज़ किया था ना 5 पार्ट, अब यहाँ पे 20% NOH ने रिप्लेस कर दिया उसको, बिकॉज एल्कलाइन डिजोल्व बाय स्लो रेट। माइक्रो एब्रेजन क्या है, टेक्निक फॉर रिमूवल ऑफ लोकलाइज्ड स्टेन्स। 12 to 16 fluted composite
फिनिशिंग और फाइन ग्रिट फिनिशिंग डायमंड वर यूज, हाई स्पीड हाई प्रेशर एयरवे वाटर स्प्रे यूज्ड, on removal of 30 fluted composite finishing were used to remove any striations। 12 to 16 से हमने क्या किया, कंप्लीट फिनिशिंग और फाइन ग्रेड डायमंड यूज्ड, एंड ऑन रिमूवल हमने रिमूव कर दिया लोकल स्टेन को। 30 फ्लूटेड कंपोजिट फिनिशिंग वर यूज टू रिमूव एनी स्ट्रेसन्स, कोई भी पहले हम इससे स्टेन रिमूव करेंगे और इससे कोई फर्दर स्ट्रेसन्स रिमूव करेंगे और फाइनली एब्रेसिव रबर पॉइंट से पॉलिश कर देंगे। मैक्रो एब्रेजन माइक्रो एब्रेजन क्या फ़र्क है? मैक्रो एब्रेजन फास्टर एफिशिएंट प्रोसेस है, कोई भी ग्रॉस रिमूव करना है डिफेक्ट का, उसके लिए नॉट रिक्वायर यूज ऑफ डैम। माइक्रो एब्रेजन बेटर ऑपरेटर कंट्रोल प्रोसीजर है। ये इनके अंदर फ़र्क है। अगर हम दोनों कंबाइन कर ले तो हम प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में देखो सारे हमने एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, टेट्रासाइक्लिन की मैनेजमेंट पढ़ी, माइक्रो एब्रेजन मैक्रो एब्रेजन पढ़ लिया। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ और ये इसकी लास्ट वीडियो थी। तो इसमें हमने पूरा ब्लीचिंग एजेंट कवर, ब्लीचिंग चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। एंड गाइज आई होप आप सभी को समझ आया होगा, एंड आपको सब समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।